हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस हस्ती फोटोग्राफी। और आज का ट्यूटोरियल फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज फिर से मैं डीएसएलआर के बारे में, बिगनर्स फोटोग्राफी के बारे में बात करूंगा। हमने फोकस के बारे में बात किया है, मीटरिंग के बारे में बात की है, अपर्चर के बारे में बात की है, अपर्चर प्रायोरिटी एंड शटर प्रायोरिटी के बारे में भी बात की है। लेकिन ये जितने भी मोड्स जिन पर हमने काम किया है, जिन पर हमने बात की है, वो सेमी ऑटोमेटिक मोड्स थे। जो ऑटोमेटिक मोड है उसके बारे में आप जानते हैं, जो हर डीएसएलआर के ग्रिड लाइन पर ऊपर दिया होता है, जिसे हम डायल मोड कहते हैं। वहाँ पर कुछ नंबर्स या कुछ लेटर्स लिखे होते हैं। जैसे ऑटो मोड होता है, फ्लैश ऑफ ऑटो होता है। इस तरीके से देखते हैं कि अपर्चर प्रायोरिटी एंड शटर प्रायोरिटी और प्रोग्राम एंड मैनुअल मोड होता है। मैनुअल मोड क्या करता है, जैसे पहले मैंने बताया कि वो सेमी ऑटोमेटिक होते हैं। उन पर कुछ कमांड आपका होता है, बाकी कैमरा आपका करके देता है। जो ऑटोमेटिक होता है वो टोटलिटी में डीएसएलआर जैसी फोटो इमेज आपको क्लिक करके देगा, वैसे ही देगा। अगर आप मैनुअल मोड इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, आपका टोटलिटी में कंट्रोल पूरा का पूरा आपका होगा। डीएसएलआर उसमें कुछ भी करके नहीं देगा। जो कुछ आप उसको बताएंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन आप देंगे, डीएसएलआर वो कैप्चर करके देगा। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कि मैनुअल जो है उसमें हमें अपर्चर भी मैनुअल करना है, शटर भी मैनुअल करना है, आईएसओ भी मैनुअल करना है, मीटरिंग एंड फोकस भी मैनुअल करना है। फोकस हमें पॉइंट्स वगैरह जो भी हैं वो सेट करने हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू यू, आप पर डिपेंड करेगा किस तरीके से करना है। तो मैं शुरुआत करूंगा अपर्चर से। आज हम बात कर रहे हैं एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में, जिसमें हम शटर स्पीड, अपर्चर एंड आईएसओ तीनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करूंगा। उससे पहले कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बने रहें प्रिंस अवस्थी के साथ। तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगा अपर्चर के बारे में। अपर्चर क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहली नोट ये आप समझ लीजिए कि सबसे पहला जो फोटोग्राफी का रूल है, फोटोग्राफी इज फुल्ली डिपेंड्स ऑन लाइट। चाहे वो अपर्चर हो या शटर स्पीड हो या आईएसओ हो, ये तीनों की तीनों चीजें लाइट को कंट्रोल करती। उसके बाद उनके और भी काम हैं, जैसा मैं बताता जा रहा हूं आपको। अपर्चर अपर्चर क्या होता है, आप लेंस अपना देखते हैं तो लेंस में एक होल नज़र आता है। इस वक्त मैं लेंस यहाँ पर कोई है नहीं मेरे पास, वरना मैं दिखाता आपको। तो जो अपर्चर की हम बात कर रहे हैं, तो जो आपने लेंस देखा होगा, लेंस में देखते हैं ग्लास के बीच में एक होल होता है। होल का खुलना और बंद होना, यानी उसका छोटा होना या बड़ा होना, वो अपर्चर कहलाता है। अब वो काम किस तरीके से करता है, छोटा होल एंड बड़ा होल दोनों के अलग अलग नंबर्स होते हैं। जितना छोटा नंबर होगा, मीन्स f3.5 या f2.8 या 1.4 या 1.8, उतना बिगर अपर्चर आपका खुलेगा। मीन्स लेंस में जो होल है वो ज़्यादा खुलेगा। मीन्स कैमरे के अंदर आपके लाइट ज़्यादा आएगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कैमरे के सेंसर पर तो लाइट अच्छी पड़ रही है, ज़्यादा जा रही है, लेकिन साथ में ही अपर्चर आपका आपका जो फोकस है वो बहुत शटल करता जाएगा। मीन्स जो आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत कम होती चली जाएगी। देखेंगे कि एक सर्टन पॉइंट पर ही वो फोकस करेगा। इन द सेंस कि जैसे कि मान लीजिए कि यह फ़ोन है, आप 1.8 इस्तेमाल कर रहे हैं अपर्चर को, तो उसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, जैसे कि ये आप इसकी जो चौड़ाई देख रहे हैं, अगर इसे मैं इस तरीके से कर दूं तो ये शायद फोकस डिस्टेंस 1.8 की होगी। उसके पीछे का ब्लर होगा, उसके आगे का ब्लर होगा। जैसे कि इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, अगर मैं अपनी फ़ोटो क्लिक करूँ 1.8 अपर्चर पे, और यहाँ पर बीच में अगर मान लीजिए ये कैमरा हो, इस तरीके से मेरा फ़ोन हो, तो मुझे शार्प रखेगा, फ़ोन ब्लर हो जाएगा एंड बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। तो ये 1.8 में होगा, लेकिन कैमरे में आपके लाइट बहुत अच्छी जाएगी, और दूसरा, जब हम लैंडस्केप शूट करते हैं, मीन्स बिगर नंबर अगर हम इस्तेमाल करें, ये तो स्मॉलर नंबर हो गया, मीन्स ज़्यादा होल खुला, ज़्यादा लाइट गई और आपको बहुत शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिली। लेकिन अगर आप लैंडस्केप शूट कर रहे हैं, जैसे ये मैंने जो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की बात बताई, ये बेसिकली लोग पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या प्रोडक्ट फोटोग्राफी, इवन फूड फोटोग्राफी या वेडिंग्स में यूज़ करते हैं। बेसिकली जो लैंडस्केप शूटर हैं वो क्या करते हैं, वो F11 और F16 पर काम करते हैं। मैं पहले बता दूं कि F नंबर क्या होता है। अपर्चर को अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें डीएसएलआर की, तो वहाँ पर एक F नंबर लिखा होता है। वो 1.8, 2.8 या 3.5 या 5.6 या 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से F के बाद वो नंबर लिखे होते हैं। F सिंबल है अपर्चर का, ठीक है, पहला ये हो गया। अब हम बात कर रहे थे लैंडस्केप फोटोग्राफी की, तो लैंडस्केप में क्या होता है, लोग 11 to 16 यूज़ करते हैं।
उसमें क्या होता है, जो आपका डेप्थ का एरिया होता है, मीन्स अगर यहाँ तक फोकस, इस बीच में फोकस हो रहा है या इतना फोकस डिस्टेंस है, अगर आप F11 या F16 इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फोकस का दायरा बढ़ता चला जाता है। मीन्स अगर यहाँ इतना दायरा है तो वहाँ पर इतना दायरा हो जाएगा, इन बीच में जितनी भी चीज़ें होंगी वो शार्प होगी। मीन्स जैसे मैं अगर बैठा हूँ यहाँ पर, अगर अपर्चर अगर 6 या 7 इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या होगा, मेरे पीछे की भी चीज़ें ब्लर नहीं होंगी और मेरे आगे की भी चीज़ें जो होंगी वो ब्लर नहीं होंगी। अगर कुछ बीच में आ रहा है तो वो पूरी की पूरी चीज़ें शार्प नज़र आएंगी आपको। F16 जैसे लैंडस्केप में देखते हैं कि आगे पेड़ है, पीछे नदी है, फिर उसके पीछे पहाड़ है, फिर स्काईज़ हैं, लेकिन वो सब कुछ शार्प नज़र आता है। रीज़न क्या है, वो एफ जो नंबर है, जो आपका अपर्चर है, वो बिगर अपर्चर इस्तेमाल करते हैं। मीन्स सॉरी, हाँ, वो बिगर नंबर इस्तेमाल करते हैं। मीन्स स्मॉलर अपर्चर, मीन्स छोटा सा होल आपका लेंस में जो होल की बात मैं कर रहा था वो बहुत छोटा सा खुलेगा, बहुत कम लाइट जाएगी और फोकस जो होगा वो बहुत ब्रॉड होगा। तो मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फोकस में आएंगी। अगर बात करें शटर स्पीड की, तो शटर स्पीड क्या होता है, शटर स्पीड थोड़ा सा ट्रिकी भी है, क्योंकि वो लाइट तो कंट्रोल करता ही, साथ में आपकी इमेज को फ्रीज एक्शन एंड मोशन दोनों में कैप्चर करता है। जैसे फ्रीज एक्शन कब होता है, जब आप बहुत ज़्यादा शटर स्पीड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शटर स्पीड का देखोगे, उसके बाद 1 कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे 1/60 या 1/5 या 160 या 180 या 1/200 या 400, 800, 1000 एंड अब आप 8000 तक भी जा सकते हैं। तो ये शटर स्पीड कहलाती है। नंबर, ये नंबर जो है वो शटर स्पीड कहलाते हैं। और शटर स्पीड क्या कहता है, जितना स्लोअर नंबर होगा, मीन्स जितना स्मॉलर नंबर होगा यहाँ पर, जैसे कि 1/5 हो गया, 1/25 हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में जब कम लाइट होती तब आप शटर स्पीड को कम कर सकते हैं या अपर्चर को कम कर सकते हैं। यहाँ पर अपर्चर हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, शटर स्पीड की बात करेंगे। जैसे कि अगर आप शटर स्पीड को बहुत कम रखेंगे, मान लीजिए कि आपने अपने कैमरे को 1/5 शटर स्पीड, मतलब 1 सेकंड के 5वें हिस्से में आपकी इमेज क्लिक होगी। उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आदमी मूव करते हुए जा रहा है तो वो क्या होगा, मोशन में कैप्चर करेगी चीज़ें। अगर वही शटर स्पीड 160 180 कर देंगे तो वो इंसान जो चलते हुए जा रहा था वो फ्रीज एक्शन में कैप्चर होगा। तो शटर स्पीड इस तरीके से काम करती है, खुलती है, लाइट सेंसर पे जाती है और आपकी इमेज क्लिक हो जाती है। मीन्स 8000 खटक और 5 धीरे से खुलेगा, धीरे से बंद होगा, लाइट जाएगी, चीज़ें जो भी गुजर रही होंगी वो मोशन में कैप्चर होंगी। तो इस तरीके से हम फ्रीज एक्शन या मोशन कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हो गया शटर स्पीड। अपर्चर की बात करते हैं। जब हम कैमरे में, अपने DSLR में शटर स्पीड और अपर्चर दोनों को मैनेज कर लेते हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि यार मैंने इस शॉट के लिए शटर स्पीड बहुत सही लगाई हुई है, क्योंकि इससे नीचे जाऊंगा तो इमेज मेरी ब्लर हो सकती है। अपर्चर आपने कम से कम जितना भी लगा सकते हैं, 1.8 या 1.4 लगा लिया, लेकिन फिर भी लाइट जो है बहुत कम आ रही है। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप ISO को बूस्ट अप कर सकते हैं। मीन्स अगर आपका कैमरा जो नेटिव ISO होता है, जिसे जो प्रो लेवल के DSLR हैं वहाँ पर 64 से शुरू हो जाता है, वैसे अमूमन क्रॉप सेंसर में 100 होता है अपर्चर। अपर्चर आप 100 से ऊपर अगर जाते हैं, 200, 400, 800, तो क्रॉप सेंसर बॉडी में मोस्टली आप 600 या 400 टू 600 ISO तक मैनेजेबल है, क्योंकि उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगा। अगर उससे ज़्यादा जाएंगे तो नॉइज़ बहुत जाएगा। मैनेजेबल इसलिए बोल रहा हूँ कि 600 तक आप पोस्ट प्रोसेसिंग में उसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपकी इमेज जो है वो वेल एक्सपोज्ड हो सकती है। लेकिन आपको ये जज करना पड़ेगा कि कितनी आपको ISO की ज़रूरत है। मैं तो वैसे मेरे हिसाब से अगर बात करें तो मैं बोलूँगा आप कम से कम ISO को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इमेज में आपकी नॉइज़ अगर आता है तो वो इमेज थोड़ी सी ऑड लगती है या ख़राब लगती है, कुछ डॉटेड आपकी इमेज नज़र आती है, पिक्सलेट सी लगने लगती है। तो ये हो गया शटर स्पीड, ISO एंड अपर्चर। तो इन तीनों को मिलाकर हम इसे बोलते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। मीन्स किसी भी शॉट के लिए लाइट के मानक को देखते हुए हम तीनों चीज़ों को एक पारंपरिक तरीके से सेट करके किसी भी इमेज को क्लिक करना, एक्सपोजर ट्रायंगल में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो सबसे पहले है कि अगर आप कम नंबर इस्तेमाल करते हैं, मीन्स आपकी सेंसर पर लाइट ज़्यादा जाएगी और फोकस आपका बहुत, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत शैलो होगी। अगर आप बिगर नंबर इस्तेमाल करेंगे अपर्चर में, एफ स्टॉप, तो क्या होगा, चीज़ें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा शार्प होंगी और लाइट उस सिचुएशन में कम जाएगी। ठीक, शटर स्पीड में बात करते हैं। अगर आप
कम से कम शटर स्पीड रखते हैं तो कैमरे में लाइट बहुत ज़्यादा जाएगी और आपकी इमेजेस मोशन में कैप्चर होंगी। अगर आप शटर स्पीड को बहुत ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, चीज़ें आपकी फ्रीज एक्शन में कैप्चर होंगी लेकिन सेंसर पर लाइट कम जाएगी। अब इन दोनों को सेट करने के बाद आप लाइट के लिए आईएसओ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो ये एक एक्सपोजर ट्रायंगल है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप फील्ड में निकलेंगे कैमरा लेकर के, मैं पहले ही कहता हूँ कि अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस क्लिक करें और ख़ुद से एक्सपेरिमेंट हमेशा करते रहें, तो आपको बेहतरी से हर चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि आप जब 1.8 अपर्चर पे इस्तेमाल करेंगे, फिर 1.2 इस्तेमाल करेंगे, फिर 11, 16, 9 या 22, जितना अपर्चर आप इस्तेमाल करके देखेंगे हर टाइप अपर्चर पे क्या इमेज आपको मिलती है। इसी तरीके से आप शटर को इस्तेमाल करके देखें, इन शटर स्पीड पे क्या रिजल्ट मिलता है। फिर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस लाइट की सिचुएशन में किस तरीके का हमें शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ का यूज़ करना है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो भी इमेजेस अभी यहाँ पर इस ट्यूटोरियल में दिखाई हैं वो मोस्टली इमेजेस जो है pixels.com से, जो साइट इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ से मैंने डाउनलोड करी है। यहाँ पर आप साइट का नाम देख सकते हैं, pixels.com। तो ये फ्री साइट है और यहाँ से आप फ़ोटोज़ डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इन्हें नाम देना आपका मैंडेटरी है। उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर लिखें, बताएं मुझे कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, जिसका मैं आपको सही तरीके से उसी चीज़ को समझा सकूं, आपको बता सकूं, जो आपके लिए यूज़फुल और आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।